उसको बताऊं कि आपने गाड़ी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दी किस लिए थी इस गाड़ी को, मतलब पंच थी इसलिए दी या फिर सेफ कार थी इसलिए दी? शायद 1.5 साल हो गया गाड़ी लिए हुए और 20,000 के लगभग चला चुके हो। तो अगर आप 20,000 चला चुके तो आपकी रनिंग अच्छी खासी है, तो आपने एक सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं ऑप्ट की? तो आजकल के लोगों में अंदर ये हो भी गया है कि वो आजकल जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, वो ज़्यादा टाटा और महिंद्रा की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो टू व्हीलर पे पहले चले हैं तो उन्हें इंपॉर्टेंस पता है कि सेफ्टी क्या होता है। और अगर वो जा रहे हैं सेफ्टी के लिए तो वो टू व्हीलर्स वाली सेफ्टी फोर व्हीलर में ना मिल जाए। तो अरविंद जी, आपको कितनी नॉइस फील होती है इस गाड़ी के साथ? इंजन नॉइस, यहाँ केबिन नॉइस की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए रवि जी, ऐसा है कि एज आई सेड, जो नॉइस पर्सनली मुझे ऐसा बहुत इम्पैक्टेड। पहाड़ों में एक पावर की जरूरत होती है ना गाड़ी के अंदर, कि हमें ओवरटेक करना है, पहाड़ों पे चढ़ते टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल करती है गाड़ी, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर कितना आपको डाउन शिफ्ट की जरूरत पड़ी? देखिए, मैं अगर बोलूँ तो क्योंकि प्लेन जो थे हमारे पहाड़ों में वो थोड़े से इंक्लाइंड थे, और है ना कि टाटा के साथ तो ज्यादातर जो एजेंडा चल रहा होता है इंटरनेट पे, वो यही चल रहा होता है, देखो इस गाड़ी नेक्सॉन के साथ यही टक्कर ले गई, इसके साथ ये लग गया। तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? अभी तक एक खराब एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें ट्रक तो नहीं था बट ऑब्वियसली हम ऑन रोड ड्राइव कर रहे थे, तो एक बराबर में से एक्टिवा आई, बिकॉज वो ड्रंक थे, तो वो गाड़ी में आके बैठ गए थे और मेरे लेफ्ट जो फ्रेम है, मेरे यूजर को फील होते हैं कि भाई यार वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, या उसका दूसरा एंगल बताऊं तो कि गाड़ी मतलब 4 सिलेंडर इंजन के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी ज्यादा नॉइजी है। तो कहीं ना कहीं माइंड में यही रहता है कि यार मतलब अगर ये 4 सिलेंडर गाड़ी होती तो ये मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है। सभी को राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा पंच का ओनरशिप रिव्यू। अरविंद जी की ये गाड़ी होने वाली है और लगभग इस गाड़ी को लिए हुए ने 1.5 साल हो चुका है। तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि भाई इस गाड़ी के अंदर इन्हें क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, कितने की ये गाड़ी पड़ी थी। तो हम सब इस वीडियो में इस चीज को कवर करने वाले हैं। तो अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया मुझे इस तरह से अपनी गाड़ी का रिव्यू बताने के लिए, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है तो मैं बहुत विलिंगली बताना चाहूँगा कि क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स फील हुए हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं बेसिकली सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, बट क्योंकि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ और एक आईटी फर्म में काम करता हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ नोएडा फ़िलहाल रहता हूँ। तो मेरा फ़िलहाल करंट स्टे जो है नोएडा में है, और अब यही ज़िंदगी का पार्ट है, और ये गाड़ी मेरी मदद करती है मुझे नोएडा से मेरे घर अरविंद जाने जी, के आपने लिए। जैसे बताया कि आपकी पहली गाड़ी थी, तो मतलब पहली गाड़ी इन द सेंस आपकी फैमिली की पहली कार है, या इससे पहले भी आप कोई गाड़ी चला रहे थे? देखिए, मैं बोलूँगा कि ये मेरी पहली गाड़ी नहीं बल्कि मेरे फैमिली की पहली गाड़ी है। तो इसके साथ इमोशनल कनेक्शंस भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी गाड़ियों में हमने सफ़र किया है तो या तो वो हमारे रिलेटिव्स की रही है। एक्सपीरियंस था, लाइट एक्सपीरियंस था, बट सेल्फ ओन्ड कार का एक्सपीरियंस पहली बार इस गाड़ी के थ्रू मिला, और कहीं न कहीं ये हमारी फैमिली का एक पार्ट भी, और हमारे पेरेंट्स भी बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। खुश हैं। तो मतलब अरविंद, मुझे सबसे पहले आप ये बता दीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जान जाए कि गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है और आपने एग्जैक्टली ली कब थी? तो मैं बताना चाहूँगा, ये गाड़ी मैंने एग्जैक्टली 6 नवंबर 2022 में बुक की थी और 13 नवंबर को मुझे ये गाड़ी ओन हो गई थी, क्योंकि उस समय अवेलेबिलिटी थी और हमें नीड भी थी, तो दोनों पर्सपेक्टिव मिलके हमें गाड़ी 13 नवंबर को रिसीव हुई थी। ये गाड़ी टाटा पंच एडवेंचर मैंने बाय की थी शोरूम से। तो गाड़ी मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और इसका वेरिएंट और इसके अंदर जो फैसिलिटेशंस हैं उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मुझे काफ़ी सूट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया अच्छा इसको बाय। अरविंद, एक छोटा सा मुझे आप बताइए कि मैं अगर अपनी ऑडियंस को बताऊं कि आपने गाड़ी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दी किस लिए थी इस गाड़ी को, मतलब पंच थी इसलिए दी या फिर सेफ कार थी इसलिए दी? मैं तो ये बोलूँगा कि ये गाड़ी, पहला ओपिनियन ऑब्वियसली टाटा के साथ जाता है, वो है उसकी सेफ्टी को लेकर और बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे, ऑब्वियसली सेगमेंट में और भी गाड़ी थी उस समय हमारे माइंड में, बट कहीं ना कहीं टाटा के जो बिलीव्स स्टार्ट हो गए थे, पहले बहुत कम ऑप्शंस थे, बट स्लोली स्लोली जिस तरह से मार्केट कैप्चर करना, कस्टमर के अंदर रिलायबिलिटी बढ़ाना, तो मेरे क्योंकि इस हिसाब से गाड़ी की जो सेल्स है वो लगभग 14 से 16 हजार के बीच में रहती है, जो कि एक बड़ा नंबर है। नहीं नहीं हर महीने ये सेल्स मैं टाटा बताना मोटर्स भी की आती है। चाहूँगा कि उस टाइम भी हीट ऑफ द मोमेंट जब ये गाड़ी आई थी, इसके बारे में हमने सुना था, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमारे पास ये ऑप्शन था कि यार हमें टाटा को भी एक बार देखना चाहिए। ऑल्दो सर्टेन ऐसे मिथ्स थे कि सर्विसिंग को लेकर या जो फैसिलिटेशंस हैं आपको इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइड नहीं होती,
बट कहीं ना कहीं अब मैं ये मानता हूँ आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस कि 2 साल में लगभग 2 साल 1.5 साल हो गए मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए, अब तक ऐसा फील नहीं हुआ कि वो जो सर्विसिंग या जो वो मिथ है गाड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मेरे अच्छा, हिसाब से बहुत अच्छा रहा। जैसे आप बता रहे हो 1.5 साल हो गया आपको गाड़ी लिए हुए, तो अभी तक चला कितने चले हो? तो क्या लगभग होगा मैं गाड़ी? इसको 20,000 के अराउंड किलोमीटर चला चुका हूँ, अच्छा। और इस 20,000 किलोमीटर में अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई सो फार, टचवुड बोलेंगे इसको। और मुझे मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरी इमोशन मेरे साथ। प्रवीण जी, जैसे आपने बताया आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा ही जाता रहे। तो बट इसके बीच में ये आ रहा है कि आपने जैसे बताया 1.5 साल हो गया गाड़ी लिए हुए और 20,000 के लगभग चला चुके हो। तो अगर आप 20,000 चला चुके तो आपकी रनिंग अच्छी खासी है, तो आपने एक सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं ऑप्ट की? देखिए वैसे तो अच्छा, रवि मैं आप आपको ये भी बताइए कि गाड़ी आपको पड़ी कितने की? शोरूम एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, इन दोनों में काफ़ी डिस्कशंस हुआ था इनिशियली, बट टू बी एग्जैक्ट ऑन द नंबर्स ये मुझे 7,77,000 रुपए की गाड़ी पड़ी थी ऑन रोड, अच्छा। जिसमें इसका इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व था और कुछ एड ऑन पर्क्स जो कंपनी देती है आपको वो भी मैंने इनसे अवेल करा लिए थे। अच्छा। तो रही बात आपके दूसरे सवाल की कि मतलब ऐसा कम्यूट करने के लिए सीएनजी पे क्यों नहीं गए, ऑब्वियसली उस टाइम बैक ऑफ द माइंड में ये सवाल ज़रूर था, और मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा शोरूम में ही फर्स्ट विजिट किया और तुरंत ही ये गाड़ी पसंद आ गई, जो कि मैं अब बोलता हूँ कि हाँ अच्छा ही किया मैंने। बट उस टाइम मैंने आपका i10 को भी विजिट किया था, मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ भी देखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पुराने कल्चर को फॉलो करते आ रहे हो, तो आप देखते हो आपके पेरेंट्स और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है मारुति ने। बट बिल्कुल। उस सेगमेंट में पता नहीं मुझे ऐसा फील आता था कि यार जितने मैं आज तक न्यूज़ सुनता आता था कि बिल्ड क्वालिटी नहीं है, सेफ्टी वाइज, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में यह था कि अगर इसी तरह के सेगमेंट में, क्योंकि गाड़ियाँ सारी चलती हैं, पर्सपेक्टिव ये है कि गाड़ी चलने के साथ साथ आपको कितना सेफ फील कराती है, सो बिल्कुल। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और पॉइंट देखो फॉर मी। आजकल के लोगों में अंदर ये हो भी गया है कि वो आजकल जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, वो ज्यादा टाटा और महिंद्रा की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो टू व्हीलर पे पहले चले हैं, तो उन्हें ऑब्वियस, इंपॉर्टेंस पता है कि सेफ्टी क्या होता है। नहीं और ऑब्वियस, अगर वो जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, तो वो टू व्हीलर्स वाली सेफ्टी फोर व्हीलर में ना मिल जाए। ऑब्वियस, तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक अच्छी गाड़ी यूज करो। अगर आपका हाईवे वगैरह यूज है, सिटी के लिए आप कंसिडर कर सकते हो इन गाड़ियों को, राइट राइट। है ना। अगर हाईवे ज्यादा यूज है तो आपको सेफ गाड़ी के साथ ही जाना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सेफ ही गाड़ी लो फिर, अगर हाईवे पे रेगुलर है। मैंने ऑब्वियस रवि जी, और उस समय आपको बताना भी चाहूँगा, उस टाइम हमारा ऑब्वियसली यही परसेप्शन था, लेकिन रही बात एक बैक ऑफ द माइंड में, क्योंकि डेली कम्यूट तो करना नहीं था, और ऑब्वियसली गाड़ी का यूसेज, क्योंकि मेरा नोएडा से सहारनपुर, सिंस सहारनपुर मेरा होम टाउन है, ये मेरा एक वर्किंग टाउन है, तो ऑब्वियसली घर जाना पड़ता है और आपको डेली कम्यूट तो नहीं करना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि यार मैं इतना भी डिपेंडेंट नहीं हूँ फ्यूल या इकोनॉमिकली एक ऐसे फ्यूल पे कि मुझे बहुत कॉस्ट सेविंग भी देखनी है, एक्सट्रीमली कॉस्ट क्योंकि आप सेविंग, एक्स्ट्रा पे भी करोगे उस गाड़ी में, ऑब्वियसली, है ना। ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं सीएनजी में जो मुझे फील हुआ जब मैं इसी सेगमेंट में, मतलब इसी पेमेंट के सेगमेंट में जब ये ढूंढ रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी चेक कर पा रहा था कि यार 8 लाख 8 साढ़े 8 लाख में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ फ्यूल एफिशिएंसी पे या फ्यूल के सेगमेंट पे, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, दैट बिल्कुल। वाज अ बिट चैलेंजिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास एक फैमिली है, आप कैरी करते हो 4-5 लोग आपके फैमिली में, मेरे ब्रदर हैं तो हम साथ ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स अ क्वेश्चन की सामान भी रहता है, आपको ट्रेवल भी करना है, तो आपको कई सारे फिर कॉम्प्रोमाइज स्पेस से करने पड़ते हैं। तो मैं फिर मैंने ये सोचा कि यार अब मैं 3-4 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर की एवरेज का कंपैरिजन करने में अपने आप को स्पेस से। तो अरविंद जी, जो आप ये 3 से 4 वाला नंबर बता रहे हो किलोमीटर का, तो वो कैसे बता रहे हो? आपको एवरेज क्या मिल रही है इस गाड़ी के अंदर? ये देखिए रवि जी, एवरेज तो ऑब्वियसली अभी जो मैं एक्सपीरियंस से और अपनी ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ, ऑन हाईवे टू हाईवे हम्म। मुझे जो पर्सनली फील होता है वो 19 से 21 का एक स्टैंडर्ड जो मेरे को लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लगभग लगभग इतना ही आ रहा है। अगर 19 से 21 एवरेज आप ले पा रहे हो उस गाड़ी से, तो मतलब इसमें आपकी भी काबिलियत है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बायर हो गाड़ी कार के नहीं लिए। मैं और गाड़ी भी अच्छा माइलेज दे रही है फिर आपको। वैसे 17-18 हाईवे पे निकाल लेते हैं आदमी नॉर्मली, बट अगर आप माइलेज के हिसाब से गाड़ी अपनी आरपीएम वगैरह सेट पे थोड़ा धीमे रखो उनको, तो अच्छी एवरेज निकल आती है गाड़ी नहीं में। मैं इसमें कहीं ना कहीं सर्विस जब मैंने कराई थी, तो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि मैं एक न्यू यूज़र था, तो कहीं ना कहीं आप इतना कीनली और इतना प्रिसाइजली नहीं समझ पाते हो कि एवरेज कैसे निकालना है, हाईवे को कैसे मेंटेन करना है, और गेयरिंग का सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मैं सर्विस के लिए, इसकी लास्ट सर्विस के लिए गया था, तो मुझे बताया गया कि जो गेयर हम सडनली शिफ्ट करते हैं हम्म। वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डालता है, और आप एक रैंडमली पेस के साथ हाँ, चलाते हो हाई फिर आरपीएम। सडनली ब्रेक बिल्कुल। ऊपर नीचे करते हो,
तो मुझे जो गाइडेंस मिली उसके बाद से मैं जो पर्सनली फील कर रहा हूँ एवरेज में बहुत हाइक आया है। अच्छा। और मैं एक बहुत हवाबाजी में गाड़ी नहीं आपकी चलाता। यूजेस क्या रहती है ज्यादा? आप ज्यादा सिटी में चलते हो या ज्यादा हाईवे पे चलते हो? देखिए मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा डेली कम्यूट तो नहीं होता, तो नोएडा से अगर सहारनपुर तो मेजर जो मेरा लॉन्ग रन रहता है वो घर से नोएडा जाना, नोएडा से घर आना, तो मेजर रन ये रहता है। बाकी ऑफिस टाइमिंग्स हैं जो हमारी वो 10 to 6 है, तो मेरा ऑफिस यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आधी बार मैं बाइक से ऑप्ट कर लेता हूँ, आधी बार मैं एक्टिवा से और आधी बार मैं कार से। तो वो क्योंकि इतना बड़ा रास्ता नहीं है, बट ऑब्वियसली जब आपके पास 180-190 किलोमीटर का रन है वन वे, वन बिल्कुल सिंगल गो, तो आप प्रेफर करोगे कि अपनी गाड़ी से ऑप्ट करो और बिल्कुल, वो ली उससे जाएं। इसलिए। वो उसका पर्पस भी है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं दूसरा एड ऑन ये भी है कि आपको पता है कि आप मंथ में या ट्वाइस इन अ मंथ में एक बार जाते हो, तो कुछ सामान भी ऐसे रहते हैं जो आपको यहाँ के डेली नीड्स के लिए लाता है। तो स्पेस ऑब्वियसली वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी, और बिल्कुल। दैट्स द रीजन जो हमने लिया। चलो अरविंद जी, हम एक काम करते हैं, आपकी गाड़ी का एक ड्राइव लेते हैं और देखते हैं आपकी गाड़ी चल कैसी रही है, जैसे आप बता रहे हो वैसी चल रही है या फिर, और बाकी की बातें भी हम गाड़ी के अंदर ही करते हैं आपसे। नहीं ऑब्वियसली। तो दोस्तों, इस वक्त हम अरविंद जी की गाड़ी में, और गाड़ी स्टार्ट है यहाँ पर, वाइब्रेशंस ना के बराबर हैं और नॉइज़ भी कुछ खास नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर। हाँ, हम अगर गाड़ी के बाहर जाते हैं स्टार्ट करके तो अच्छी खासी नॉइज़ वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो अरविंद जी, आपको कितनी नॉइज़ फील होती है इस गाड़ी के साथ? इंजन नॉइज़, यहाँ कैबिन नॉइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए रवि जी, ऐसा है कि एज आई सेड, जो नॉइज़ पर्सनली मुझे ऐसा बहुत इम्पैक्टेड नहीं लगती कि मतलब नॉइज़ आ रही है या नॉइज़ से मुझे एक इरिटेशन कॉज हो रही है। अच्छा। ऑब्वियसली कैबिन के अंदर तो मैं ये बहुत ही कंफर्टेबली, और आप भी जैसे बैठ रहे हैं तो आपको भी उतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा होगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं जब आप ऑब्वियसली बाहर रहते हैं, या मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह मुझे बताते हैं या मेरे फैमिली मेम्बर, कहीं ना कहीं एक माइन्यूट सी वाइब्रेशन फील होती है व्हेन कार गेट स्टार्टेड। हाँ। तो वो एक मन में एक जहन वाली बात है, बट अंदर बैठ के तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं। तो मैं तो बहुत ही इस मामले में कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि नहीं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी नहीं है। मतलब अगर 0.1 बोल सकते हैं स्लाइट वेरिएशन आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इन जनरल नहीं, अंदर कैबिन में नहीं। अरविंद भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे 8 लाख लगभग आपने इस गाड़ी पे खर्च कर दिया, तो उस 8 लाख रुपए में लोग आजकल क्या चाहिए, लोगों को फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक देख पा रहा हूँ सिंपल सा एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ। तो क्या आपको लगता नहीं कि यार एक होना चाहिए म्यूजिक सिस्टम, या फिर मैं ऊपर की वेरिएंट ले लेता कुछ? तो ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए रवि जी, उस टाइम की बात करूं तो खैर एक बहुत ही मेन फोकस इस पॉइंट पे नहीं था मेरा। अच्छा। मेरा इंटेंशन उस टाइम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था, कि एक तो स्पेस, एक सेफ्टी, और जो थर्ड एड ऑन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था वो ये था कि यार जब आप गाड़ी बैठे हैं तो जर्नी, जो एक जर्नी होती है उसमें एक कंफर्टेबल साउंड सिस्टम हो। तो जब मैं इस बैठा और मैंने इसकी जो साउंड सुनी, हाँ, क्योंकि लोग अगर इस पे आप साउंड देखते हो वो तो एक नंबर है फिर, है ना। लोग इसको देख के अवॉइड कर देते हैं, अरे यार ये तो छोटा सा है, या हमें टच स्क्रीन में चाहिए, ऑब्वियसली। है एंड ना। ये वाले पॉइंट पे ही जब मैं अभी रिसेंटली ऐसा एनकाउंटर करता हूँ तो एक हल्का सा मेरे माइंड में ये आता है कि यार मुझे शायद इससे ऊपर वेरिएंट में, या जहाँ ये स्क्रीन जो अभी मुझे एक खाली एक एफएम या एक बहुत ही डिजिटलाइज नहीं दिखा रही है व्यू, तो कहीं ना कहीं जो एक आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन आती है जब आप किसी ऐसे आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या ऐसे अननोन प्लेस पे जाते हैं जहाँ के आपके नेविगेशन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपका फिर मुझे लगता है कि जो टच स्क्रीन है वो दो चीजों में बहुत हेल्प कर जाती है। एक नेविगेशन, दूसरा बैक कैमरा। बिल्कुल है ना, कोई एडिशनल हमें डिवाइस लगाना नहीं पड़ता उसके लिए, बैक कैमरा हमारा उसी से हो जाता है मैनेज। तो अभी इसी बारे में डिस्कशन चल रहा है, होपफुली, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए ताकि ईज ऑफ यूज हो जाए। दूसरा, आप डिपेंडेंट नहीं रहते फिर, और आपका जो आई साइट और जो विजन है वो गाड़ी के चलाने पे ज़्यादा रहता है, रेदर देन मोबाइल में देखना या किसी दूसरे पे पूछना कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो इस चीज़ को ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं हम। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा पर्सनली कि ये चीज़ अब आगे चल के मैं इसको अपनी गाड़ी में इम्प्लांट कराऊँ, और देखते हैं ऑब्वियसली। अच्छा अरविंद भाई, मैं मतलब अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि मैंने एक पंच का रिव्यू पहले भी लिया था। वो आपकी तो पेट्रोल है, वो सीएनजी थी। तो उसकी जब मैं ब्रेकिंग कर रहा था ना तो काफी वीक थी उसकी ब्रेकिंग। तो यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग उससे इम्प्रूव दिख रही है, बट इम्प्रूवमेंट का अभी भी स्कोप है यहाँ पे। बट तो वहां पर तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही पैर ही दबा दो तब जाके ब्रेक लगेंगी। नहीं देखिए, ये तो वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड कर रहा होगा, और मुझे मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जैसे टाटा मोटर्स में जो गाड़ियां निकलती हैं वो सब लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है। वही सी बात पे मैं आ रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो वेरिएंट्स और जो वेरिएशंस हैं
जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मेरे पास एक मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन की गाड़ी है, किसी के पास सीएनजी गाड़ी है, किसी के पास सीएनजी प्लस एक ऐसे वेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अब आ गई है टाटा। तो कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ यूज है, मैं क्लच की बात करूं या मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं, तो मुझे लगता है एक वेरिएशन है जो मैंने मेरे फ्रेंड से भी कंसल्ट किया है। अब रही बात इसमें जो लग रहा है, मुझे ऐसा भी पर्सनली फील होता है कि जब हम खुद गाड़ी चलाते हैं, मुझे हल्की सी गियर नोब में भी आपकी हाँ, वाइब्रेशन फील हो रही है। बिल्कुल। अभी शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि हम रिसेंटली अभी जो ट्रैवल करके आए हैं मुक्तेश्वर में, तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग हमारी पहाड़ियों पे रही है। अच्छा। तो वहां पे आप ना चाहते हुए भी फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही डिपेंडेंट थे। तो क्योंकि रोड इतनी फ्लोलेस तो है नहीं जैसी एक नॉर्मल सिटी या हाईवे पे आप महसूस करते हो। तो मुझे लगता है जो वहां से आने के बाद मुझे गियरिंग सिस्टम और जो क्लच, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रेशर क्लच और गियर पे रहता है जब आप पहाड़ों में चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पर्सनली ये फील हो रहा है कि अगर मैं इसकी सर्विस ठीक से करा लूं, दोबारा से इसको रिव्यू कराऊं वहां पे जाके, तो चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि मुझे ब्रेकिंग सिस्टम आफ्टर सर्विस भी अच्छा लगता है और मैं बहुत हार्ड पुश नहीं करता। अच्छा। तो मुझे ऐसा बोलने में ये मैं गलत नहीं बोलूंगा कि अगर आप अच्छे से गाड़ी का ध्यान रख के और एक ईज ऑफ सेंसिबिलिटी के साथ चला रहे हैं, तो ये गाड़ी फिर आपको जरूर हेल्प करेगी फॉर श्योर, स्पेसिफिकली मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन में। अच्छा, जैसे आपकी गाड़ी चल चुकी है, आप बता रहे हो कि आप 20,000 के लगभग गाड़ी चला चुके हो, है ना? तो मुझे ये बताइए कि आपकी पेड सर्विस भी हो गई होगी इस 1.5 साल में। जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है सर्विस सेंटर का आपका? देखिए, अभी तक तो जो गाड़ी मैंने ली थी सहारनपुर से ली थी, एज आई सेड इन द फर्स्ट इनिशियल रिव्यूज। लेकिन क्या हुआ कि अभी तक जो मेरा पर्सनल रिव्यू रहा है वो ठीक रहा है, क्योंकि जहाँ से मैंने ली थी गाड़ी उसी के सर्विस सेंटर पे, उन्हीं का एक सर्विस सेंटर है टाटा का ही, उन्हीं ने ओन किया। तो आप नोएडा में रहते हो बट सर्विस आप सहारनपुर ही कराते हो? अभी तक का फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं घर भी जाता रहता हूँ हर महीने में, वर्क फ्रॉम होम का एक बेनिफिट है हाइब्रिड पॉलिसी में। तो ऐसा हुआ है कि, या ये कह दीजिए फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि जब भी मैं घर गया हूँ, या तो उस मोमेंट ऑफ टाइम में उस इस फेज में ही सर्विस का टाइम आया है, तो फॉर्चुनेटली वो घर वाले माहौल में ही सर्विस हुई है, मतलब मेरे होम टाउन में ही। लेकिन अगर मैं सर्विस प्रोवाइड की गई है उसकी बात करूँ, तो वो भी बहुत फ्लॉलेस और फ्लेक्सिबल रही है। अच्छा। मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पेड सर्विस कितने की पड़ जा रही है इस गाड़ी? ये जहाँ तक मुझे याद है 3100 रुपए दिए थे मैंने, क्योंकि उसमें 4-5 चीजें मैंने चेंजेस कराई थी। उसमें व्हील बैलेंसिंग इज वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि अच्छा, व्हील बैलेंसिंग के साथ 3100 रुपए लगे? हाँ, ये तो लगभग, मतलब या तो मारुति से सस्ता ही मान लो इस हाँ, सर्विस का। इस सेगमेंट में मैं बोलूंगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि हाँ, ये बात मुझे भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि बताया ये गया था कि शायद महंगी पड़ती है, बट हो सकता है कि गाड़ी में बहुत ही ज्यादा एक वो कहते हैं ना कि इतना काम नहीं था जितना हम सोच रहे थे। अच्छा। तो क्योंकि गाड़ी बहुत रफली यूज भी नहीं करता मैं, तो बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिंक में ही थी। लेकिन वेल बैलेंसिंग जो मेरे सर्विस प्रोवाइडर थे, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि अगर हम करा लें तो थोड़ा बेनिफिटरी रहता है, रादर देन आगे के पहियों पे या पीछे के पहियों पे कांस्टेंट प्रेशर रहने की वजह से बैलेंसिंग खराब हो जाती है, क्योंकि रोड हर जगह सेम नहीं है। तो इसलिए मैंने वो व्हील बैलेंसिंग वहाँ पे करा दी, और 3100, जहाँ तक मुझे याद है, इफ आई एम वेरी एग्जैक्ट, 3160 रुपए जहाँ तक मुझे याद है पे किया था मैंने। चलो, अच्छी बात है। और मुझे ये बताओ यार, आपने जैसे आप बताया कि गढ़मुक्तेश्वर वगैरह भी जाए वहाँ पे, आप कैसे, तो इंजन की परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी 3 सिलेंडर भी है, करेक्ट है ना? तो आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी पहाड़ों में? क्योंकि आपने भी वीडियोस वगैरह तो देखी होंगी गाड़ी लेने से पहले, सभी हर कोई देखता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आपको उस टाइम पे गाड़ी का एक्सपीरियंस मतलब कैसा लगा वहाँ पे पहाड़ों में? क्या मतलब आपकी उम्मीदों पे खरी उतर गई, या खरीद जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ऊपर निकल गई गाड़ी? देखिए रवि जी, मैं तो बताना चाहूंगा कि शायद पहाड़ों पे इतनी लॉन्ग ड्राइव मैंने फर्स्ट टाइम ही की है। अच्छा। और बीइंग ए फर्स्ट राइडर जो पहाड़ों पे चला के आए हो, तो पर्सनली एक थॉट ऑफ बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट भी था कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बिकॉज आप इतने यूज टू नहीं होते जब आप एक प्लेन रोड पे चलाना और एक इंक्लाइंड प्लेन पे चलाना। लेकिन इस गाड़ी की एक्सपेक्टेशंस जो मैंने सुनी थी इंजन को लेके, सुना था ऑब्वियसली, पर्सनली ऑब्जर्व, अब आज मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व करके आऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी कहीं बैकफायर, मतलब एक तरह से पीछे नहीं लगी, ब्रेकिंग सिस्टम वाज वर्किंग फाइन। पहाड़ों में एक पावर की जरूरत होती है ना गाड़ी के अंदर, कि हमें ओवरटेक करना है, पहाड़ों पे चढ़ते टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल करती है गाड़ी, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, तो वहां पर कितना आपको डाउन शिफ्ट की जरूरत पड़ी? देखिए,
मैं अगर बोलूँ तो क्योंकि प्लेन जो थे हमारे पहाड़ों में वो थोड़े से इंक्लाइंड थे और अच्छा। थोड़ा सा रफ रास्ता तो था। मोस्ट ऑफ द रोड ठीक थी, बट बहुत जगह पैचेस की वजह से, रोड टूटने की वजह से, या थोड़ा सा क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हुई हुई थी उस टाइम पे, तो चीज़ें रोड में इतना क्लीनलीनेस भी नहीं था और विजिबिलिटी भी पुअर थी थोड़ी सी। तो मैं ये बोलूँगा कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड गियर में गाड़ी चलाई है उस ड्यूरेशन में, और सेकंड और थर्ड गियर और मेरे मेजर गियर थे जो मैं जिस पे मैंने ड्राइव किया है पूरी पहाड़ों वाले जो एरिया में। अच्छा। थर्ड गियर के बाद फोर्थ गियर बहुत ही कम मोमेंट्स के लिए मिले हाँ, हैं। क्योंकि थर्ड गियर में ही ज्यादा गाड़ी रखनी पड़ती है। जी। सेकंड गियर इसलिए क्योंकि आप जब एक घुमाव की तरफ जाते हैं और सामने से, क्योंकि रास्ता इतना ही होता है कि बहुत माइनर गैप रहते हैं दो गाड़ियों के बाईपास करने में, तो कहीं ना कहीं फिर आपको बार बार गियरिंग शिफ्ट करनी पड़ती है। या तो सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता मिला तो सेकंड थर्ड यही गियर हमारा मतलब डांस कर रहा था कि या तो सेकंड या थर्ड। क्योंकि और पहाड़ों में एवरेज क्या निकाली आपने? मैं लगभग 14.5 एवरेज निकाल के लाया हूँ। 14.4 मुझे याद है। मैंने पहाड़ पे अपने हमारे मीटर में मैंने सेट कर लिया था कि मैं प्लेन एरिया में कितनी एवरेज निकाल रहा हूँ। तो क्यूमुलेटिव लगभग 695 किलोमीटर आना और जाना हुआ नोएडा से मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर से यहाँ पे। तो इस पूरे होलसेल एवरेज को अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 15.8 की एवरेज थी आने से लेके जाने तक, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रैवल हमारा पहाड़ों पे था। और अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो मैं प्लेन एरिया में जब चला रहा था तो 20.5 और 21 के बीच की एवरेज निकाली है मैंने। बट मेकिंग श्योर कि वो जो स्पीड है हमारी वो इतनी भी ज़्यादा ना जाए कि फिर वो मेरे फ्यूल को खाने लग जाए। सो स्पेसिफिकली एवरेज कॉन्शियस भी था मैं थोड़ा सा। तो आप भी मुझे ये बताओ रविंद्र भाई, जैसे आप 1.5 साल बिता भी लिया सब गाड़ी के साथ, बढ़िया जा रहा है, तो सबसे अच्छा क्या लगता है गाड़ी के अंदर आपको? देखिए, मैं पर्सनली क्योंकि एक तो बहुत ही इमोशनली अटैच हूँ इस गाड़ी से, तो कोई डिमेरिट बोलने का इच्छा नहीं होती है। बट सबसे अच्छे पॉइंट्स को मैं आई थिंक 3 मेरे मेन पॉइंट्स हैं जो जो मुझे लगता है मुझे बोलने चाहिए और शायद ऑडियंस को भी सब वो लगेंगे। टाटा पंच ऑब्वियसली नंबर 1 पॉइंट इसकी सेफ्टी पर्सपेक्टिव से एनकैप रेट 5 रेट करता है और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी देता है यूज़र को कि भाई अगर छोटे मोटे डेंट्स हो भी जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलरली आपकी शीट डैमेज हो गई या आपकी कार डैमेज हो गई। तो ये देखो ऐसा होता है ना कि टाटा के साथ तो ज्यादातर जो एजेंडा चल रहा होता है इंटरनेट पे वो यही चल रहा होता है। देखो इस गाड़ी नेक्सॉन के साथ यही टक्कर ले गई, इसके साथ ये टूट गया। तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? अभी तक एक खराब एक्सपीरियंस रहा है जिसमें ट्रक तो नहीं था, बट ऑब्वियसली हम ऑन रोड ड्राइव कर रहे थे तो एक बराबर में से एक्टिवा आई, बिकॉज वो ड्रंक थे तो वो गाड़ी में आके बैठ गए थे। और मेरे लेफ्ट जो फ्रेम है मेरी गाड़ी का, अगर आप देखेंगे अभी तो आपको महसूस होगा कि वो जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे हल्की सी एक लाइन है। बट जो गाड़ी जिस इम्पैक्ट से लगी थी गाड़ी मेरी कार के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि जैसे मैंने आज तक सुने हैं, अगर यही गाड़ी कोई मारुति की होती तो मैं ये श्योरिटी से तो बोल सकता हूँ वो गाड़ी नहीं मैं आपको आप श्योरिटी से बोल सकते हो, मैं 100% बता सकता हूँ कि ऐसा ही होता क्योंकि मेरे पास मारुति की गाड़ी है ना। नहीं तो यही एक कहीं ना कहीं उस दिन मुझे फील हुआ, जो सुनते आ रहे थे हम कि भाई सेफ्टी है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है, वो मुझे पर्सनली दिखा उस दिन। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ कोर्स, जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था तो मेरा दिमाग में यही था कि यार मैं भले ही पेट्रोल वेरिएंट ले रहा हूँ, तो जो इसके बूट स्पेस की भी बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 350 या 360 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। तो जहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है तो सब बोलते हैं नहीं यार सीएनजी पे जाना चाहिए था, इकोनॉमिकली सोचना चाहिए था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग भी रहता है और सामान 2-4 नहीं है, तो बूट स्पेस से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया रेदर देन फ्यूल इकोनॉमिकल सोचते हुए, क्योंकि मेरा ऐसा डेली कम्यूट नहीं है और जो जाना भी होता है वो एक लॉन्ग हाईवे पे या एक थोड़ा 180 से 200 किलोमीटर की रन रहती है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में यही थी चीज़ें। तो मैंने फिर इसको ऑप्ट किया कि यार मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये टेंशन नहीं रहती कि कुछ सामान छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। पेट्रोल से तो आप एक बार वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, चलो यार 3-4-5 लीटर की एवरेज झेल लूंगा, बट अगर सामान ही ले जा पाया आप नोएडा में वैसे ही रहते हैं तो सीएनजी यहाँ पे थोड़ी सी वैसे ही महंगी है। जी। और अगर आप जो आपका रन है वो सहारनपुर के लिए, मेरठ में सीएनजी और महंगी हो जाती है। मैं सहारनपुर की बात बताऊं तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं ऐसे ही चेक कर रहा था तो सहारनपुर में लगभग 92 रुपए की सीएनजी थी।
और यहीं हम पेट्रोल की बात करें तो 97 98 के आसपास उस समय बिल्कुल। था। तो मैंने सोचा कि अगर यही सेम चीज और मेरा और आप एक्स्ट्रा भी तो पे करोगे ना, अगर एक्स्ट्रा आप भी पे करें। सीएनजी वाले वेरिएंट में जाओगे। उस टाइम तो शायद 1.5 साल पहले तो शायद इसमें आया नहीं था, या तब सीएनजी वेरिएंट नहीं आया था, तब ये नहीं आया अभी था ना। रिसेंटली लास्ट ईयर में ही हाँ, सीएनजी वेरिएंट आया कि है। अगर आप ले भी रहे होते ना तब अवेलेबल भी होता, तो आप 1 लाख रुपए अपफ्रंट भी तो देते उसमें। ऑब्वियस मतलब बैक ऑफ द माइंड में कई सारी चीजें रहती हैं। आप बहुत ओपिनियन सुनते हो, सीएनजी ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द गुड ओपिनियन जो लोग आजकल के ट्रेंड में बता रहे हैं, बिल्कुल। स्पेशली दिल्लीइट्स हाँ, जो दिल्ली में रहने वाले लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो डीजल के अंदर वो 10 साल वाली लाइफ जो हाँ है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को खलती है कि यार अभी तो ली थी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल क्योंकि 2-3 साल तो नई गाड़ी के साथ वैसे ही पता नहीं चलता आदमी बिल्कुल को। बिल्कुल देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो मेरी तरह तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है, भले ही आपने गाड़ी चलानी तो सीख ली 5-10 दिन या 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, बट एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस आपको साल लग जाते हैं समझने में कि बिल्कुल गाड़ी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आप गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो दोनों बातों का एक बैलेंस बनाने के लिए आपको चीज़ें ड्राइव भी करनी पड़ती हैं, और साइकोलॉजिकली गाड़ी के साथ आपका क्या एक बॉन्ड बन गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं कि ड्राइवर और गाड़ी की एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और अच्छा मुझे ये बताओ यार, देखो आपके साथ पॉजिटिव्स जा रहे हैं गाड़ी के लिए, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता रहूंगा कि गाड़ी आपको पॉजिटिव रहे, बट कुछ तो आपको खलता होगा इसके अंदर की यार, कि ये दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर। नहीं तो देखिए, नेगेटिव्स जो है वो, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ये देता हूँ कि भैया, कि एटलीस्ट उसको वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाए कि इस गाड़ी के अंदर ये नेगेटिव है और ये मेरे लिए जो है मायने रखता है, तो मैं इस गाड़ी को चूज नहीं कर सकता इसमें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना भी चाहूंगा। देखिए नेगेटिव्स ऐसे एज सच बहुत भयानक नेगेटिव नहीं है कि आदमी को लगे कि नहीं मैं टाटा क्योंकि पंच ऑप्ट ही नहीं करना आपकी चाहता। गाड़ी में देख रहा हूँ कि परफेक्ट है, कहीं पैनल गैप्स नहीं है, कुछ नहीं है। करेक्ट। आप माइलेज अच्छी बता रहे हो, आपकी गाड़ी चल अच्छी रही है। लास्ट जो मैंने पंच का लिया था रिव्यू, मैंने आपको बताया कि उसकी ब्रेकिंग में इशू था, मुझे यहाँ पे वो भी नहीं लग रहा है। जी जी। तो आपको नेगेटिव क्या लग रहे हैं इस गाड़ी में, क्योंकि आप ज्यादा मेरे से टाइम निकाल चुके हो। नहीं ऑब्वियसली मैं बताना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं एक जो 3 सिलेंडर इंजन का एक पॉइंट आता है जिसकी वजह से एक जो वाइब्रेशंस हमें जो एक्सटर्नली एक यूजर को फील होते हैं कि भाई यार वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, या उसका दूसरा एंगल बताऊं तो कि गाड़ी मतलब 4 सिलेंडर इंजन के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी ज्यादा नॉइजी है। तो कहीं ना कहीं माइंड में यही रहता है कि यार मतलब अगर ये 4 सिलेंडर गाड़ी होती तो ये मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी होती है। बिल्कुल, फिर क्योंकि कोई जो ऑप्शन नहीं था किसी के लिए। नॉइस कैंसिलेशन का एक प्लस पॉइंट होंडा या मारुति ऑफर करती है कस्टमर को, तो उसके माइंड में रहता है कि हम आपको माइलेज देंगे, ईज ऑफ जो इंजन की स्मूथनेस है वो अच्छी रहती है। तो वो अगर इस गाड़ी में भी होता तो मतलब मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता। तो मैं अभी भी इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 सिलेंडर गाड़ी लेने का मतलब गलती कर दी, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में एक स्ट्राइक करता है ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह ट्रीट करता हूँ मैं कि यार अगर ये 4 सिलेंडर होता तो इट वुड हैव बीन अ बेटर केस। और सेकेंडली जो मुझे अभी तक लगा है एज ए नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि जब आप दूसरी गाड़ियों में देखते हो तो एक हैंड रेस्ट की आप एक्सपेक्टेशन करते हो। मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अपर मॉडल्स में हो। नहीं, अपर मॉडल्स में भी नहीं आता पंच के अच्छा, अंदर। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने अपर मॉडल इसलिए भी टेस्ट नहीं करे क्योंकि जब मैं पहली बार बैठा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि यही गाड़ी मेरे लिए बनी है। अच्छा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने गाड़ियां देखी भी हैं उसके बाद इसमें बैठने के बाद जो मुझे ईज ऑफ कंफर्ट लगा, आई डोंट नो वो मेरी बॉडी को सूट करा या एक नहीं, लुक एक्चुअली एंड वो फील। जो आपकी हाइट आई थिंक मेरे ख्याल से 5'8" के अराउंड है। 5'8" में है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि गाड़ी में थोड़ा हेड स्पेस हेड मिल स्पेस जाए, बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल उतरते टाइम है ना, बिल्कुल चढ़ते टाइम बिल्कुल गाड़ी में थोड़ी सी इजी एक्सेस रहती है जब आप बिल्कुल एक हाइट वाली गाड़ी में और बैठते हो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर थे जो उस टाइम हम देख रहे थे जी क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि है ऑब्वियसली ना ब्रेकर्स। सड़कें वैसे बहुत बिल्कुल अच्छी हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं जी इंडिया जी में जी बहुत जी सारी सड़कें, जी बट खराब सड़कें भी एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पर लोग खामा खा का ब्रेकर बना देते हैं जहाँ गाड़ी टच हो जाती है। और ऐसी चीजें भी हैं इंडिया में देखने को मिलती हैं। और इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए मतलब जहाँ पे हमें पहले मैं आपको बोलूँ तो ये पॉइंट मुझे उठाना नहीं चाहिए, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में औरा गाड़ी भी थी जब मैं स्टार्टिंग में होंडा विजिट करने गया था। तो मुझे हुंडई को विजिट करने गया था, तो औरा गाड़ी को मैंने देखा था क्योंकि हम एक सेडान लुक, आजकल लोग कहते हैं कि भाई एक सेडान टाइप की गाड़ी हो, अच्छी हो। वैसे सेडान का मार्केट आजकल बहुत बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि लोग एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो मिनी हो कॉम्पैक्ट हो, सही है ना, बात है। वो एसयूवी में जाना चाहते हैं क्योंकि ड्यू टू ग्राउंड क्लियरेंस वो मेन फैक्टर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल है और ना? जब ये पॉइंट मेरे विजिबिलिटी में आया कि हम सेडान को ही ऑप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिंग और जो ईज ऑफ सिटिंग है
मुझे लगा कि यार जब गाड़ी को स्पेस एक्स्ट्रा देना ही क्यों है, जब मेरे को डिक्की उतनी अच्छी मिल रही है, मुझे बूट स्पेस बढ़िया मिल गया, मुझे सिटिंग कंफर्ट मिल गया, और 5 बंदे की जगह मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये गलत नहीं होगा कि इसमें मैं 6 बंदे भी आराम से देखो बिठा लेता ऐसा हम हूँ। रिकमेंड नहीं करते अपनी वीडियो में, ठीक है, ये अंदर की बातें अंदर ही जी, रहने जी। दो। नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बच्चा है छोटा जो ऑब्वियसली जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है आप, वैसे तो मारुति 800 में भी 5 बंदे बैठ सकते हैं, इसको मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, तो 5 सीटर गाड़ी ही है ये भी, बट कहीं न कहीं जो वो कंफर्टेबली कंफर्टेबल है, आदमी बैठ थोड़ा-सा पाए। ईज़ है, मतलब एक ऐसा कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा कि यार मैं बैठा हूँ पर चिपक के बैठा हूँ, हम्म, तो कहीं न कहीं 5 बंदे तो बहुत ईज़िली और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से बैठे रहते हैं। छठा बंदा हम ऑन इमरजेंसी बेसिस एडजस्ट भी करेंगे ना, तो हम 5 जने जो जा रहे थे, उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो ये मेरे लिए मतलब अच्छा। एक सूदिंग फीचर रहा है इस गाड़ी का। अच्छा अरविंद, एक बात बताओ मुझे, आप किन लोगों को ये गाड़ी रिकमेंड करोगे? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, मैं एज एन मीडियम क्लास फैमिली से के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा, बिकॉज देखिए हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, पता नहीं क्या लोग क्या कंसीडर कर रहे होते हैं। समटाइम्स दे डोंट लाइक कलर, समटाइम्स दे डोंट लाइक द लुक ऑफ द गाड़ी, राइट। समटाइम्स दे से कि यार नहीं, हमें तो गाड़ी 4 सिलेंडर ही चाहिए, मतलब उनके माइंड में बैठा हुआ है कि 4 सिलेंडर ही बढ़िया होता है। देखो 4 सिलेंडर के ज्यादा ऑप्शन आज की डेट में बचे नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो उनकी लेजेंडरी कार है स्विफ्ट, जी, उसके अंदर से भी वो हटा चुके हैं, जी, जी, जी। ठीक है। 3 तो सिलेंडर इंजन के साथ वो भी आजकल मार्केट में आ गई है। करेक्ट, करेक्ट। तो आप उसे टियागो से कंपेयर कर लेना कि भाई तेरी गाड़ी में भी 3 सिलेंडर ही है, नहीं, नहीं, 4 ऑब्वियस। सिलेंडर नहीं है। तो मैं इसका सेकंड पर्सपेक्टिव तो यही बोलूँगा कि जो भी मिडिल सेगमेंट हमारे जैसे जो सोचते हैं, मतलब जो स्टार्टर हैं, मैं ऐसे बोलूँगा कि स्टार्टर, आप हाई रेंज की गाड़ी पे नहीं जाना चाहते एट द वेरी स्टार्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो मेरे पर्सनली व्यू ये है कि आप अगर मिडिल सेगमेंट में ढूंढ रहे हैं तो 7 से 8 लाख 9 लाख की गाड़ी में अगर आप इस चीज़ को एक पॉइंट ऑफ नेग्लिजेंस नहीं बनाना चाहते कि यार नहीं 3 सिलेंडर ही है, मैं तो 4 पे जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें डैम्पिंग भी दे रखी है, तो ऐसा नहीं कि बहुत भयानक आवाजें आती हैं कि घड़घड़ घड़घड़ टाइप के फील हो रहा है, इट्स स्मूथ कैबिन इनफ। बंद होने के बाद देखो, मैं हाँ, इतनी देर से आपकी गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल, मुझे इतना फील नहीं हो रहा है इसके बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। अगर है ना। पॉइंट 1 रहता भी है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप अगर बिल्कुल बहुत मेंटली फोकस होकर उसी आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे तो गलतियां तो आप देखो अच्छे से अभी अच्छी। क्या है, मैंने म्यूजिक भी आपकी गाड़ी का ऑफ किया हुआ करेक्ट, है ना। जैसे करेक्ट। अगर मान लो हर कोई गाड़ी में बैठता है तो सबसे बिल्कुल, पहले बिल्कुल, म्यूजिक बिल्कुल। चलता है गाड़ी यही के अंदर, यही जी, जी। है ना। तो वो म्यूजिक कहीं ना कहीं उस चीज को गायब कर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं इसी पॉइंट को लाना चाह रहा था कि अगर वो जो पॉइंट 1 का एक मार्जिन ऑफ एरर है, तो कहीं न कहीं जो हमारा म्यूज़िक है, वो बहुत ही बढ़िया है हरमन का, और इतनी अच्छी सूदिंग वॉइस है, जो मुझे शायद मैं आपको बोलूँ तो यही एक पहला प्लस पॉइंट था कि जब मैं गाड़ी में बैठा और मैंने म्यूज़िक ऑपरेट किया, तो पता नहीं मन में एक ऐसी फीलिंग आ गई कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, तो अब यही लेनी है। ऑल्दो ऐसा मैंने होता नेक्सॉन है। भी विज़िट की थी उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, बट पता नहीं क्यों एक, आप मानते हैं ना जब आपकी नज़र एक जगह अटक जाए तो आप ये पर्सनली फील करते हैं कि भाई अब तो यहीं पे हाथ रखूंगा मैं। और मेरी फर्स्ट गाड़ी है तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट से मेरे पेरेंट्स के लिए भी फर्स्ट गाड़ी है, तो मैं ये चाहता था कि गाड़ी इकोनॉमिकल भी रहे। यही बिल्कुल। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि मिडिल सेगमेंट में अगर आप 7 से 8 लाख और 8.5 लाख में एक गाड़ी ऐसी ढूंढना चाह रहे हैं जो आपको ईज ऑफ कंफर्ट दे, सेफ्टी दे, बूट स्पेस बढ़ा के दे, सिलेंडर ऑफ कोर्स 3 है, 1200 का है, 1200 सीसी का है, तो इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल सिलेंडर जो हाँ आपको क्योंकि देखो पावर जनरेट नहीं करता। मार्केट में नहीं तो वैगनार भी घूम रही है, बिल्कुल, लीटर बिल्कुल, की काइगर भी घूम रही बिल्कुल काइगर भी घूम रही है, तो है ना। मैं ये तो पॉइंट नहीं लाना चाहता कि मतलब सिर्फ आप इन 2-3 बिग पॉइंट्स को देखें, आप ओवरऑल इकोनॉमिकली भी देखें और आपकी कंफर्ट को भी देखें। तो जैसे हम बैठे हैं, अब अगर मैं बैठा भी हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मैं बहुत ही रिलैक्स बैठा हूँ गाड़ी में। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मुझे रफनेस महसूस हो रही है, या 8 लाख में मुझे वो चीजें नहीं मिली जो गाड़ी 15 लाख में दे रही है। तो कंपैरिजन भी करूँ तो 15 लाख वाली गाड़ी भी लगभग एटलीस्ट लगभग ऐसे ही दे रही अरे है। सेफ्टी तो मिल रही है महंगी और वाली। ऑब्वियसली द मोस्ट जान है तो इम्पोर्टेंट जहान जान है है। तो जान है ऑब्वियसली, ये इसीलिए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टाटा पंच में ही ढूंढ रहे हैं और आपके एक विजन है इस गाड़ी को लेने का, तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये गाड़ी को लो और अच्छे से चलाओ। हैव ए सेफ जर्नी, हैव ए सेफ राइड। चलो अरविंद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया हमें इतना, जी और बिल्कुल, अपनी गाड़ी के बारे में इतना कुछ बताया, जी बिल्कुल। है ना। कि लोगों को काफी हेल्प करता है वो डिसीजन लेने में कि है ना, कि भाई चलो देखो इनकी जर्नी ऐसी जा रही है, जी, तो अब इसने तो ले ही लिया यार, अब यही क्या झूठ बोलेगा। नहीं नहीं ऑब्वियसली देखिए, तो वो ज्यादा सही रहता है। मैं ये भी बोलूंगा, और पहली बात तो आपका थैंक यू बोलूंगा कि रिव्यू उससे मतलब उससे लेना ज्यादा बेहतर रहता है जो आदमी खुद उस पर्सनली उसको ऑब्जर्व कर रहा हो। बिल्कुल, एक गाड़ी के बारे में ओनर सबसे ज्यादा अच्छा बता सकता है जी उसके, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक in front of the audience, and hopefully this review will help you out.
और कुछ मेरी गलतियां हो तो ऑब्वियसली बताना, क्योंकि मैं भी एक नया नवेरा ड्राइवर ही हूँ यार, 2 साल ही हुए हैं मुझे, बट obviously I definitely try to make this more efficient, more effective, and have a good life ahead with the car. और आगे दूसरी भी लेंगे तो मैं टाटा को ही ऑप्ट करूंगा, that's for sure. Thank you so much. दोस्तों ये था टाटा पंच का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके कोई सवाल अभी भी इस गाड़ी को लेकर रह गए हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।